हेलो एवरीवन। इस वीडियो से हम शुरुआत करेंगे मनी बिल के बारे में। मनी बिल जो कि हमारे सभी टाइप्स के बिल्स में तीसरे टाइप का बिल है और एग्ज़ाम की दृष्टि से यह सबसे इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा कठिन कॉन्सेप्ट भी है। लेकिन कोई भी कॉन्सेप्ट तभी कठिन होता है जब तक हमें कोई उसे आसान भाषा में समझा ना दे। यही कोशिश हम इस वीडियो में करेंगे कि हम मनी बिल से रिलेटेड आर्टिकल 110 में जो एक बहुत कठिन सी परिभाषा दी गई है और इवन लॉ स्टूडेंट भी जिसे समझने में जिन्हें बहुत प्रॉब्लम्स होती है, इसी कठिन कॉन्सेप्ट को हम आज बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। यह मनी बिल से रिलेटेड पार्ट ए वीडियो है। इसके के आगे के पार्ट्स आप नेक्स्ट वीडियोस में देख सकते हैं। चलिए अब हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मनी बिल, जिसे हिंदी में कहा जाता है धन विधेयक। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यह कुछ मनी से रिलेटेड बिल होना चाहिए। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये मनी से ही रिलेटेड एक बिल है। लेकिन ये मनी किसका है? क्या ये हमारा मनी है? इसका आंसर होगा नहीं, यह मनी सरकार का है। सरकार के मनी मैटर से रिलेटेड सभी बिल्स जब सरकार की ओर से कोई मंत्री या मैक्सिमम टाइम वित्त मंत्री के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा ही पेश किया जाता है। जब सरकार के मनी मैटर से रिलेटेड कोई बिल संसद में पेश किया जाता है तो इस बिल को मनी बिल कहा जाता है। अब हम यह जानेंगे कि मनी बिल से रिलेटेड आर्टिकल 110 में जो परिभाषा दी गई है उसमें क्या लिखा हुआ है और हम उसे कैसे आसान भाषा में समझें। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक पॉइंट जो नोट करने वाला है वह यह बताना चाहती हूँ कि सभी बिल्स में से जो मैंने पहले के आगे के वीडियोस में आपको 4 टाइप्स के बिल बताए हैं, उनमें से सिर्फ़ और सिर्फ मनी बिल ही एकमात्र ऐसा बिल है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफ़ाइन किया गया है। बाकी के 3 हमारे बिल्स को कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफ़ाइन नहीं किया गया है। मनी बिल को ना सिर्फ आर्टिकल 110 में डिफ़ाइन किया गया है, बल्कि इसे साफ साफ शब्दों में यह कहा गया है कि सिर्फ ये बिल्स ही मनी बिल होंगे, इनके अलावा और कोई भी बिल मनी बिल नहीं होगा। लेकिन क्या सिर्फ उस आर्टिकल को पढ़ने से हमें ये आर्टिकल 110 समझ में आता है? ऐसा नहीं है। आर्टिकल 110 की भाषा बहुत ही कठिन है और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में आपको 3 साल भी लग जाते हैं। डरिए नहीं, हम इस कॉन्सेप्ट को इसी वीडियो में क्लियर करेंगे और आप मुझे इसके बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट अब समझ में आया या नहीं। अब हम बात करते हैं कि मनी बिल क्या होता है। मनी बिल को समझने के लिए कि मनी बिल क्या होता है, इन्हें हम कुछ पॉइंट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। इन पॉइंट्स में हम ये बताएंगे कि कौन कौन से मैटर्स के बिल से रिलेटेड बिल मनी बिल्स होते हैं और कौन कौन से मैटर से रिलेटेड बिल मनी बिल नहीं होते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप जो याद रखिएगा वह है टैक्स। टैक्स से रिलेटेड सभी बिल्स जो कि संसद में सरकार की तरफ से पेश किए जाते हैं, वे सभी बिल्स मनी बिल्स हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि टैक्स से रिलेटेड बिल मनी बिल क्यों है। क्योंकि मनी बिल सरकार द्वारा पेश किया जाता है और टैक्स हम जनता देती है। सरकार को जनता द्वारा दिए गए टैक्स को सरकार कहीं ना कहीं किसी अकाउंट में या फंड में स्टोर करके रखती है। यही फंड या अकाउंट्स ही, जैसे हमारे बैंक अकाउंट हैं वैसे ही सरकार के भी डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स होते हैं जिन्हें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या भारत की संचित निधि कहा जाता है, या फिर दूसरे प्रकार का अकाउंट हमारा कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में एक भारत की आकस्मिक निधि कहा जाता है। इसके अलावा तीसरे टाइप का अकाउंट और है जिसे पब्लिक अकाउंट या लोक लेखा कहा जाता है। सरकार हमारे द्वारा दिए जाने वाले टैक्सेस को या फिर उसे और कहीं से कोई धन प्राप्त होता है तो वो इन्हीं डिफरेंट अकाउंट्स में उसे जमा कर देती है और जब उसे आवश्यकता होती है तो इस धन को वह विथड्रॉल कर लेती है और फिर इससे अपने डिफरेंट टाइप्स के उसकी स्कीम्स में या उसकी जो भी प्लानिंग है उसमें उन्हें वो खर्च करती है।
मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आर्टिकल 10 में मनी बिल की डेफिनेशन में यही सब लिखा हुआ है। आर्टिकल 110 कहता है कि जब सरकार हम जनता पर कोई नया टैक्स इम्पोज़ करना चाहती है, नए टैक्स का इम्पोजिशन करना चाहती है, नया टैक्स लगाना चाहती है, या फिर कोई हम पर पहले से टैक्स लगा हुआ है उस टैक्स को एबॉलिश करना चाहती है, उसका एबॉलिशन करना चाहती है, या उस टैक्स को समाप्त या उसका उत्साधन करना चाहती है, तो यह बिल एक मनी बिल होगा। इसी प्रकार जब सरकार हम पर किसी पहले से लगे टैक्स को कम या उसे बढ़ाना चाहती है, तब वह इस चेंज को करने के लिए भी एक बिल पार्लियामेंट में पेश करती है। इस बिल को ही मनी बिल कहा जाता है। इसी प्रकार मनी बिल का टैक्स रिलेटेड एक और फॉर्म यह है कि जब सरकार हमारे टैक्स में किन्हीं व्यक्तियों को राहत देना चाहती है, तो यह राहत देने के लिए, यह रेमिशन देने के लिए ही सरकार जब कोई नया बिल लेकर आती है तो ऐसे बिल को भी मनी बिल कहा जाता है। इसके अलावा टैक्स किन व्यक्तियों पर लगाया जाएगा, टैक्स कितना लगाया जाएगा, यह सब टैक्स से रिलेटेड रेगुलेशन के लिए भी संसद में सरकार को एक बिल पेश करना होता है। यह बिल भी मनी बिल ही होता है। तो ये थे हमारी मनी बिल्स के टैक्स से रिलेटेड बिल्स, जिन्हें मनी बिल कहा जाता है। आसान शब्दों में टैक्स से रिलेटेड सभी बिल्स मनी बिल्स होते हैं। मनी बिल का दूसरा टाइप होता है कि जब सरकार, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जैसे हमें हमारी ज़रूरतों के लिए कभी कभी लोन लेना होता है, वैसे ही सरकार के लिए भी हमारे द्वारा दिया गया टैक्स पर्याप्त नहीं होता है और उसे समय समय पर अपनी स्कीम्स चलाने के लिए उधार लेने की आवश्यकता होती है। यह उधार लेने के लिए भी सरकार को संसद में एक बिल पेश करना होता है और इस उधार लेने के लिए, लोन लेने के लिए जो सरकार बिल पेश करती है, उसे भी मनी बिल कहा जाता है। इसके अलावा सरकार के अंडर यदि कोई संस्था है, या कभी कभी आपने सुना होगा कि किसानों को सरकार कहती है कि आप लोन लीजिए, सरकार आपके लोन की गारंटी देगी। जब सरकार किसी अन्य व्यक्ति के लोन की गारंटी देती है तो भी उसे लोकसभा में एक बिल पेश करना होता है और लोकसभा से उसकी परमिशन लेनी होती है। परमिशन लेने के लिए इंट्रोड्यूस किए गए ऐसे बिल को भी मनी बिल कहा जाता है। इसके अलावा जब किसी लॉ के द्वारा सरकार पर कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन लगाया जाता है, इम्पोज किया जाता है, या फिर इम्पोज किया जाना हो, तो ऐसे लॉ के अमेंडमेंट के लिए भी जो बिल पेश किया जाता है उसे भी मनी बिल कहा जाता है। इसी प्रकार सरकार के डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स की कस्टडी किसके पास होगी, यह बताने के लिए भी सरकार को लोकसभा में एक बिल पेश करना होता है। यह बिल ही मनी बिल है। इसी प्रकार जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास जब कोई मनी होता है तो हम उन्हें डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स में जमा करके रखते हैं, उसे डेबिट करते हैं और समय समय पर उसका विथड्रॉल करते रहते हैं। वैसे ही सरकार के भी डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स होते हैं जिन पर सरकार हमसे मिले धन को या कहीं और से मिले मनी को डेबिट करके रखती है, और कभी कभी उसे जब ज़रूरत होती है तो उस मनी को विथड्रॉल भी करती है। इस मनी को उन अकाउंट्स में डेबिट करने और उस मनी को उस अकाउंट से विथड्रॉल करने के लिए भी सरकार को एक बिल पार्लियामेंट में पेश करना होता है। इस बिल को ही मनी बिल कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमें कोई अपना मनी अपने अकाउंट में जमा करना है या उससे विथड्रॉल करना है, तो हमें कोई बिल पेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन सरकार के पास जो मनी है वो अल्टीमेटली हम जनता का ही मनी है। इसीलिए सरकार जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल है उसे जानकारी देने के लिए। इसीलिए वह कोई मनी बिल पेश किए बिना हमारी भारत की संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी मनी बिना संसद की परमिशन के, बिना लोकसभा की परमिशन के, बिना मनी बिल पेश किए विथड्रॉल नहीं कर सकती। इसके साथ ही उनकी परमिशन के बिना वह मनी बिल को प्रेजेंट किए बिना, इंट्रोड्यूस किए बिना कोई मनी इन फंड्स में जमा भी नहीं कर सकती।
इसके अलावा भारत की संचित निधि से सरकार मनी को जमा करने या विथड्रॉल करने के लिए तो मनी बिल की आवश्यकता होती ही है, लेकिन इस विथड्रॉल किए गए मनी को सरकार कहाँ खर्च करेगी, यह बताने के लिए भी सरकार को एक बिल, उसका विनियोग करने के लिए, उसका एप्रोप्रिएशन के लिए भी सरकार को एक बिल संसद में पेश करना होता है। इस बिल को भी मनी बिल कहा जाता है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि सरकार के जो डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स हैं, खासकर भारत की संचित निधि, हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में यदि कोई नया एक्सपेंडिचर जोड़ा जाता है जिससे सरकार के धन में कमी होती है, इन फंड्स के धन में कमी होती है, ऐसे नए एक्सपेंडिचर को जोड़ने के लिए भी सरकार को एक बिल पेश करना होता है जिसे मनी बिल कहा जाता है। इसी प्रकार यदि कोई पहले से एग्जिस्टिंग हमारा एक्सपेंडिचर है, कोई खर्च है, उस खर्च में यदि बाद में कुछ किसी कारण से बढ़ोतरी हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, तो इस वृद्धि को दर्शाने के लिए भी सरकार को एक बिल पेश करना होता है और उस बिल को भी मनी बिल कहा जाता है। इसी प्रकार जैसे हमारे कुछ एक्सपेंडिचर हैं, वैसे ही कुछ रिसीट्स भी होती हैं। सरकार के इन फंड्स में जब कोई नई रिसीट्स कहीं से होती है और इस रिसीट्स को इशू करने का, इस नई रिसीट्स को हमारे मेंशन करने के लिए भी सरकार को एक नया बिल पेश करना होता है। इस बिल को भी मनी बिल कहा जाता है। इसके अलावा यदि इन पॉइंट से इंसिडेंटल या आनुषंगिक या इनसे जुड़ा हुआ ही कोई और मैटर जो कि मनी से रिलेटेड है, उनको लेकर भी सरकार जो बिल पेश करती है उसे भी मनी बिल कहा जाता है। अब हम इस वीडियो के पार्ट बी में मिलेंगे, जहाँ पर हम आर्टिकल 110 को लॉ की लैंग्वेज में, जो आर्टिकल 110 में प्रोविज़न बताए गए हैं, उसे स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस लॉ स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन यदि आप अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप इसे और अच्छे से समझें, तो आप भी नेक्स्ट वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो का एंड करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगा कि ये वीडियो देखने के बाद आपके मनी बिल से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट्स आज क्लियर हो गए हैं, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अप्रिशिएट करने के लिए लाइक का बटन दबाइए और इस वीडियो को अपने और भी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिन्हें मनी बिल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट में अभी भी कन्फ्यूज़न बना हुआ है। इसके अलावा यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा और आपको कहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न है, वो भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपको और ऐसे ही सभी कॉन्सेप्ट्स जो भी मैं नए टॉपिक में बनाऊँगी, आपको वो बहुत ही आसान भाषा में समझ में आए और आप अपना कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते जाएं। तो मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट बी में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।